हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स को। थर्मोडायनेमिक्स में पहले हम काफ़ी सारी वीडियोस देख चुके हैं जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले के सारे टॉपिक्स कवर हुए हैं। इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख रहा है, आई विल बी गोइंग टू कवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज जो बच्चों आपको समझने वाली है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सुन के कुछ ऐसा नहीं होना कि पता नहीं क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज नथिंग बट, जहाँ जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि मतलब आप एनर्जी को नाइदर क्रिएट, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, यू कांट डिस्ट्रॉय इट। बस आप एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज करते हो। तो बस इसी को पढ़ना है एक एक पर्टिकुलर वे में। आप मैं आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा, एंड दिस इज व्हाट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ इज। सो हमेशा ध्यान देना कि जब भी आपसे कोई पूछे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक थीम क्या है, तो आप उसको क्या बोलोगे? इट इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम पढ़ रहे हैं। एंड आपको पता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपने क्या पढ़ा है कि एनर्जी को कभी भी आप क्रिएट नहीं कर सकते, कभी भी आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, खाली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा कि आप गाड़ी है आपके पास, ओके, आपके पास गाड़ी है, आप इसमें क्या कर रहे हो? पेट्रोल डीजल डालते हो और ये गाड़ी चलती है, राइट? एक मशीन है, एक मशीन है जो क्या लेती है इनपुट में आपसे? ऑयल, दैट कैन बी पेट्रोल, डीजल और वटेवर। जब आप ये इनपुट इसको देते हो तो आउटपुट के फॉर्म में आपको परफॉर्मेंस मिलती है, चलती है। तो जैसे ही आप कंबशन करते हो, राइट, पेट्रोल डीजल का फाइनली इंजन के अंदर क्या होगा? कंबशन होगा। तो वो एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है जो क्या कर रही है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रही है। वो क्या हो सकती है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है कि गाड़ी चल रही है, रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में हो रही है। अगर आप गाड़ी के इंजन को छूओगे तो हीट प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी के फॉर्म में होगी। देन अगर उसी से आप हेडलाइट जला रहे हो तो उसी को आप बोलोगे कि अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उससे आपने कन्वर्ट किया उसको आप लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करो। दैट मीन्स जो टोटल एनर्जी है, राइट, आपकी गाड़ी में, उसका सोर्स क्या है? पेट्रोल डीजल। और साथ में अगर बैटरी चार्ज हो रही है तो उसका भी अल्टीमेटली आप करते इसी चीज से हो। तो ये जो टोटल एनर्जी है इसके अंदर, यही सारे डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। तो यही मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि आप एनर्जी को क्रिएट कहीं से नहीं कर सकते, ना तो आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिंपली है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, राइट? तो ये समझना आपको बहुत जरूरी है और आपको पहले से भी पता है, ठीक है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ने वाले हैं। देन अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूनिवर्स है, अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में देखूं, तो आपका एक सिस्टम होता है जिस पे आप काम करते हो, राइट? एंड उसके आसपास की चीज क्या होती है? सराउंडिंग होती है। तो आपके पास सिस्टम है, आपके पास सराउंडिंग है, इन दोनों को मिला के आप क्या बोलते हो? यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। तो पूरे जो यूनिवर्स में टोटल एनर्जी है वो क्या होती है? कांस्टेंट है। वो टोटल एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है। होता क्या है? खाली वो चीजें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती चली जा रही है। लाइटनिंग होगी तो लाइट एनर्जी दिखेगी, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, अगर आप इन फ्यूचर अगर हम उसको कंजर्व कर पाए तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हो। हीट अप हो जाता है आसपास का एरिया, हीट एनर्जी हो सकती है। तो दैट मीन्स आप डेली देखते रहते हो कि हाँ, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। लेकिन वो एनर्जी आती कहाँ से? जो पहले से एनर्जी एग्जिस्ट करती है इस यूनिवर्स में, वहीं से। वो बस एक फॉर्म दूसरा कन्वर्ट करते रहते हैं, राइट? तो ये दो चीजें हमें समझने हैं। एंड देन तीसरी चीज ये हो सकती है जो आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, कि अगर एनर्जी कंजर्व्ड है, राइट, तो याद रखना कि ये गाड़ी, ऐसा नहीं हो सकता कि इसको कोई इनपुट ना दो और ये चलती रहे हमेशा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। जस्ट दैट कई बार क्या होता है कि आपने क्या करा कि गाड़ी को बहुत स्पीड से आपने चला रखा है, एंड देन अचानक से आपने बंद कर दिया इंजन। तो उससे क्या होगा कि आपका कंबशन तो खत्म हो गया, लेकिन वो गाड़ी थोड़ी देर तक बस इसलिए चलती रहती है क्योंकि आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको, जब तक फ्रिक्शन उसको खत्म ना कर दे, राइट, तो वो उसके चक्कर में आगे तक चलता रहता है थोड़ा सा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि बिना बिना एनर्जी के वो गाड़ी चलती जा रही है, राइट? पहले से जो काइनेटिक एनर्जी है वो उस ऑब्जेक्ट में पूरी गाड़ी में रहती है, एंड देन वो मोमेंटम धीरे धीरे कम होता चला जाता है जैसे जैसे फ्रिक्शन उसको अपोज करती रहती है। तो आप कभी भी एक ऐसा मशीन नहीं बना सकते जो आपको वर्क करके दे विदाउट टेकिंग
एनर्जी और विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी परपेचुअली। परपेचुअली का मतलब होता है अनादिकाल तक, मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड परपेचुअल। सो देयर कांट बी एनी मशीन विच प्रोड्यूसेस वर्क परपेचुअली विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। तो ये 3 पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अभी तक तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो रॉ आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसके अकॉर्डिंग नाउ कमिंग बैक टू थर्मोडायनेमिक्स, कि थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा हीट लो, आप बताओ क्या एक्चुअली हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो एग्जांपल लेते हैं और आपको बताता हूँ व्हाट एग्जैक्टली वी मीन इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हमने हमेशा सिस्टम सराउंडिंग वो सारी चीजें देखी हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में मैं बताना चाहूंगा आपको कि व्हाट एग्जैक्टली आर दीस। सो लेट्स डू वन थिंग, मैं यहाँ से ये कुछ डायग्राम, अगर ये सारे एक साथ हटते हैं तो मैं हटा देता हूँ। आई डोंट थिंक ये सारे एक साथ हटने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, जब भी मेरे को डेफिनेशन देखनी होगी मैं ऊपर आ जाऊंगा। ओके, सो अगर मैं बात करूं कि थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम सराउंडिंग, उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, कैसे मैं इस चीज को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेट कर सकता हूँ, तो आप कह लो एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास एक बीकर है, आप कहोगे हाँ यही तो हर बार करते हैं हम, राइट। सो अगर आप थर्मोडायनेमिक्स का एग्जांपल लेते हो तो व्हाट यू नीड टू डू, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ बेसिकली। सो आपके पास एक बीकर है, ओके, एंड देन आप क्या कर रहे हो, इसको हीट कर रहे हो, ओके, आप इसको हीट कर रहे हो, ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, अभी हीट करने से पहले हम मान लेते हैं कि इंटरनल एनर्जी, यू ऑल नो व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, राइट। पिछली वीडियोस में इसको मैं बता चुका हूँ। सो इंटरनल एनर्जी को लेट्स से मैं ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मान लो कि ये हीट करने से पहले इंटरनल एनर्जी सिस्टम का क्या था, ई इनिशियल, ओके, ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। एंड नाउ मैंने क्या करा कि इसको हीट दी, तो मेरा ऑब्वियसली क्या टेम्परेचर चेंज होगा, तो मेरा एक फाइनल स्टेट में होगा ये सिस्टम। और हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, स्टेट वेरिएबल होता है। अगर आपने स्टेट चेंज कर दी तो क्या हो जाएगा, आपका इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा। ये सारी चीजें स्टेट वेरिएबल, पाथ वेरिएबल, ये सब चीज मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आपका स्टेट चेंज है तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। तो मान लो कि जैसे आपने कुछ हीट दिया, इंटरनल एनर्जी ई से चेंज होके ई हो गई, एंड क्योंकि आपने हीट दिया है सिस्टम को तो इंटरनल एनर्जी बढ़ गई, ओके। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो क्या है, इनिशियल से ज्यादा है। तो आपसे कोई पूछे कि टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दिस इज इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई आई, यस और नो। सो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, ओके, वो क्या है, वो है आपका फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, इसके चेंज को। बट क्वेश्चन क्या है कि ये चेंज आएगा कैसे, सिस्टम में ये चेंज आएगा कैसे। आपको पता है दो तरीके से आप कर सकते हो, ये भी इस चीज पे भी वीडियो हम पहले पढ़ चुके हैं कि अगर मेरे को इस सिस्टम के स्टेट को चेंज करना है तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, मेरे पास दो ऑप्शन है। वर्क करूं मैं इसके ऊपर, हाँ या ना, इसके ऊपर मैं वर्क करूं, या सम फॉर्म में इसमें हीट डालूं, राइट। एप्लीकेशन में आप पढ़ चुके हो कि अगर मेरे को स्टेट चेंज करना है एक सिस्टम का तो आइदर यू कैन वर्क ऑन इट, और आप किसी तरीके से इसको हीट दो। वर्क को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, स्मॉल डब्ल्यू, और हीट को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूँ, क्यू से। अब आप सबको ये भी पता है कि वर्क डन प्लस कब होगा, माइनस कब होगा, राइट। आपको ये भी पता है कि हीट प्लस और माइनस कब होगा। इट टोटली डिपेंड्स कि सिस्टम पे वर्क हो रहा है या सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। हमेशा याद रखना, अगर सिस्टम पे कोई चीज होता है तो सिस्टम के रिस्पेक्ट में वो चीज प्लस होगी, बिकॉज सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी, सिस्टम का हीट बढ़ेगा। तो अगर सिस्टम को हीट मिल रही है या सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो दैट विल बी पॉजिटिव। सिस्टम खुद ही कर रहा मान लो किसी चीज को, तो सिस्टम की तो एनर्जी कम हो रही है ना, तो उस केस में क्या हो गया, या सिस्टम से हीट बाहर जा रही, तो सिस्टम की हीट ओवरऑल कम हो रही, तो उस केस में नेगेटिव होगा। तो याद रखना कि अगर सिस्टम पे काम हो रहा है तो दैट इज पॉजिटिव, आइदर वर्क डन और हीट, एंड सिस्टम खुद कर रहा है तो दैट विल बी नेगेटिव। नाउ अब जो मैं समझा रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। आपके पास इनिशियल स्टेट इसका क्या था, जब आपने इसको हीट करना चालू नहीं करा था, तो आपके पास इनिशियल स्टेट था ई आई, दैट इज इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ओके। आप इस पे क्या कर सकते हो, आप इस पे वर्क डन कर सकते हो, आप इस पे क्या कर सकते हो, आप इसको हीट दे सकते हो। और जब आप वर्क डन और हीट दोगे
तो होगा क्या, इसका स्टेट इनिशियल से चेंज होकर फाइनल में चला जाएगा। दैट मीन्स इनिशियल में जो भी आपने ऐड किया होगा दैट विल बी इक्वल्स टू योर फाइनल। यस और नो। अब अगर मैं देखूं कि ई आई को इस साइड ले आऊं, तो ई एफ माइनस ई आई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस क्यू, राइट? And delta in E, that is internal energy, is equals to W plus Q. So this becomes your expression of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics. ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। कि आपसे पूछे कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आप क्या बोलोगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन प्लस हीट, राइट? नाउ क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि सर किसी किसी बुक में मैं देखता हूँ W माइनस क्यू रहता है, राइट? तो देखो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि W के आगे माइनस है या Q के आगे माइनस है या क्या है। ओके, दोनों के आगे माइनस है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन सिस्टम पे वर्क हो रहा है या सिस्टम खुद वर्क कर रहा है। तो देखो ये तो बस आप बोलो कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कौन कैरी करता है, वो कैरी करता है वर्क और हीट। अब डिपेंड करता है कि वर्क सिस्टम पे हो रहा है या सिस्टम कर रहा है, हीट सिस्टम में जा रही है सिस्टम से बाहर निकल रही है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर लेना कि कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस होगा। अभी मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाऊंगा और आपको सब क्लियर हो जाएगा, राइट? नाउ अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं और इसके बेसिस पे डिफाइन करने की कोशिश करूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, तो आपको क्या दिख रहा है कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, वर्क डन प्लस हीट। सो जो ऊपर मैंने डेफिनेशन लिख रखी है अगर मैं उसको देखूं यहाँ पे, सो डेफिनेशन देखते हैं। द नेट एनर्जी चेंज of a closed system, net energy change is what, delta E, that is internal energy change. So the net energy changed of a closed system is equal to heat absorbed Q plus work done on the system. तो यही चीज बताई गई है। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो एक्सप्रेशन आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि आपके पास इनिशियल है कुछ इंटरनल एनर्जी, आप उस पे, आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, अगर मेरे को स्टेट चेंज करना, आइदर यू कैन डू वर्क ऑन इट और यू कैन चेंज हीट। जब आप ये चीज करते हो तो क्या होगा, वो फाइनल स्टेट में चला जाएगा। एंड ई एफ माइनस ई आई इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एनर्जी ऑफ सिस्टम, एंड दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। है ना? आप क्या कर रहे हो, जो आप एनर्जी को क्रिएट थोड़ी कर रहे हो, बस इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी आपने ऐड कर दी, तो टोटल एनर्जी तो उतनी ही है ना। है ना? अगर आपको एनर्जी बढ़ानी पड़ रही तो किसी और फॉर्म को आप दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट्स इट, राइट? तो दिस इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, डेफिनेशन भी क्लियर है आपको एंड एक्सप्रेशन कैसे आता है वो भी क्लियर है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। नाउ मैं आपको एक आधे क्वेश्चन कराता हूँ और कुछ इसके एप्लीकेशन बताता हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव से, आपकी अंडरस्टैंडिंग के पर्सपेक्टिव से। ओके, सो लेट्स डू वन क्वेश्चन। जो मैंने अभी आपको बोला ना कि कई बच्चे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कहीं मैंने माइनस देखा प्लस देखा, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन है कि 500 कैलोरीज ऑफ हीट आर एडेड टू द सिस्टम। 500 कैलोरीज ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम। ओके, ध्यान रखना ये सब वर्ड्स पे, एडेड टू द सिस्टम। ओके, नाउ उसके बाद क्या बोलता है, एंड द सिस्टम डज 350 कैलोरीज ऑफ वर्क, एंड सिस्टम डज 350 कैलोरीज ऑफ वर्क। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज द एनर्जी चेंज, व्हाट इज द एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। तो आप कौन सा ऐसा फार्मूला जानते हो जिसमें एनर्जी चेंज, हीट एंड वर्क की बात होती है? ऑब्वियसली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो आपको पता है कि डेल्टा ई, दैट इज चेंज इन एनर्जी, इज नथिंग बट Q प्लस W। अब इस Q का साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, इस W का साइन प्लस होगा कि माइनस होगा, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन। 500 कैलोरीज ऑफ हीट एडेड टू द सिस्टम, सिस्टम है, सिस्टम
में ऐड हुआ टू द सिस्टम। अगर सिस्टम में कहीं से आ रही है हीट तो ऑब्वियसली दैट विल बी प्लस, सो इट इज प्लस। नाउ सिस्टम डज वर्क ऑफ 350 कैलोरीज। यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? सिस्टम पे वर्क हो रहा है या सिस्टम कर रहा है? सिस्टम डज, सिस्टम खुद कर रहा है काम। तो सिस्टम से अगर वर्क हुआ तो वो -350 हो गया जो सिस्टम से निकल गया, तो दिस वर्क विल -350। ओके, एंड इजिली आप इसको कैलकुलेट कर लोगे 150 कैलोरीज। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ जी, तो अगर आप यस 500 माइनस 350 इज नथिंग बट, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड की ओके, सो 500 में से 350 माइनस करोगे तो ऑब्वियसली कितना आएगा? 150 कैलोरीज आएगा, एंड दिस इज योर आंसर कि ओवरऑल जो नेट चेंज होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 150 कैलोरीज। सो सिंपल है। तो आपको बस इन सारे क्वेश्चंस में क्या देखना होता है? इन सारे क्वेश्चंस में आपको सिंपली देखना होता है कि डायरेक्शन जो बोल रहा है हीट के बारे में, वर्क के बारे में, वो किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, सिस्टम पे हो रहा है या सिस्टम कर रहा है। उसके बेसिस पे आप आसानी से डिसाइड कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करते हैं एंड देन इट विल बी मोर क्लियर। ओके, सो क्वेश्चन है कि 100 कैलोरीज ऑफ हीट इज एडेड टू द सेम सिस्टम इन एग्जांपल 1। सो जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया उसमें क्या करा कि 100 कैलोरीज को ऐड करा है, ठीक है, एडेड टू द सिस्टम, टू द सिस्टम, यही इंपॉर्टेंट है जो मैं जिस पे फोकस कर रहा हूँ, टू द सिस्टम, ठीक है, टू द सिस्टम। ओके, एंड 50 एंड द वर्क ऑफ 50 कैलोरी इज डन ऑन द सिस्टम। 50 कैलोरीज वर्क डन ऑन द सिस्टम। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट द एनर्जी चेंज ऑफ एंटायर सिस्टम। ओके, सो ध्यान से सुनो, ये आपका सिस्टम है, आपने इस पे 100 कैलोरी एडेड टू द सिस्टम। टू द सिस्टम का मतलब क्या है? हीट आपने ऐड करा टू द सिस्टम, दैट इज डेल्टा ई की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, राइट, डेल्टा ई की बात कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे क्यू क्या होगा? प्लस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि टू द सिस्टम है, प्लस 100। एंड नाउ कैलोरीज वर्क जो बोला है वो कह रहा है ऑन द सिस्टम, तो ऑन द सिस्टम का भी यही मतलब है, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, तो ये +50 हो गया, तो अगेन 150 कैलोरीज। ओके, सो देखो पाथ से फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ से इन दोनों क्वेश्चन से ये भी क्लियर होता है कि दिस इज ऑब्वियसली स्टेट डिपेंडेंट नॉट पाथ। देखो पाथ मैंने क्या करा है, स्टेट अल्टीमेटली दोनों का सेम है 150 कैलोरीज, लेकिन देखो पाथ अलग अलग है, राइट। एक में मैंने क्या करा, 500 को ऐड करके 350 निकाला, एंड दूसरे में क्या करा, 100 को ऐड करके फिर 50 और ऐड कर दिया। ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि किस तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के काफी सारे वेरिएशन हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन, वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं एंड देन इस टॉपिक को खत्म करेंगे। इंटरेस्टिंग है, आपको पता है कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये तो आपका मास्टर फॉर्मूला हो गया। नाउ पहला कंडीशन ये है, लेट्स से कि आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू वट एवर, राइट। तो इसका मतलब ये होता है कि मान लो कि एक आपके पास एक कंटेनर है और आप उसको हीट दे रहे हो, ठीक है, एंड इनिशियल जो इंटरनल एनर्जी E1 था और आफ्टर सम टाइम जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। इसका सिंपल मतलब पता है क्या हुआ कि आपने देखो सिंपल सी चीज क्या होगी, जब आप इसको हीट दोगे ना तो क्या होगा, कुछ इसका टेम्परेचर बढ़ेगा एंड कुछ इसमें वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा। जो वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन जो थोड़ा एक्सपेंड होगा वॉल्यूम, उसी को आप वर्क डन बोलते हो। अभी आगे मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि अगर किसी केस में इंटरनल एनर्जी जीरो है, दैट मीन्स जितना भी आपने हीट ट्रांसफर किया ना, इसमें जितनी भी आपने हीट ट्रांसफर करी सारी की सारी वॉल्यूम एक्सपेंशन में यूज हो गई, तो ओवरऑल इंटरनल एनर्जी आपका बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ। ओके, तो एक तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आपका वर्क डन जीरो है, दैट इज आपका जो वॉल्यूम एक्सपेंशन है इस केस में वो जीरो है। अगर वर्क डन जीरो है तो वॉल्यूम एक्सपेंशन जीरो होगा, मैं अभी बताऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बताऊंगा अभी आगे आपको बताता हूँ। सो अगर वर्क डन जीरो है तो सिंपली क्या हो जाएगा, आपका जितना भी आपने इंटरनल एनर्जी है दैट इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू क्यू। दैट मीन्स आपने जितना भी यहाँ पे हीट दिया ना, सारा का सारा किस में कन्वर्ट हो गया, सारा का सारा इंटरनल एनर्जी के चेंज में चला गया।
सेम अगर मान लो Q 0 है, तो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। दैट मीन्स अगर आपका हीट जीरो है इस वाले फॉर्मूले में, तो देन व्हाट इट मीन्स कि जितना का जितना आपने वर्क किया, दैट इज दैट वेंट इनटू चेंजिंग इंटरनल एनर्जी। आपको पता है कि इस सिस्टम पे आपने Q दैट इज हीट के फॉर्म में भी काम कर सकते हो और इस पे वर्क डन भी कर सकते हो। वर्क डन किस फॉर्म में कर सकते हो? पिस्टन की हेल्प से आप इसको पुश कर सकते हो, पुल कर सकते हो। अगर आप सिंपल शेकिंग भी करते हो, दैट इज आल्सो वर्क डन। सो कहने का ये मतलब है कि अगर आपका कोई हीट चेंज नहीं है, तो जितना का जितना आप वर्क डन कर रहे हो, सारा का सारा किस में जाएगा? इंटरनल एनर्जी के चेंज में जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो अगर आप वॉल्यूम्स की बात करते हो ना, तो हमेशा बहुत सारे एग्जांपल हमने पिछले वीडियोस में भी लिए हैं कि पिस्टन है, उसको मैं पुश कर रहा हूँ, राइट। एंड वर्क डन के जब हमने वर्क डन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था कि वर्क डन इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एंड जब मैं वॉल्यूम के एक्सपेंशन की बात करता हूँ या कंप्रेशन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? फोर्स इज प्रेशर, जो एक्सटर्नल प्रेशर होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट इज चेंज इन वॉल्यूम, राइट। सो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल्स टू Q प्लस P डेल्टा V। ओके, Q प्लस P डेल्टा V। एंड मान लो वर्क डन जीरो है। अभी हमने कहा कि वर्क डन जीरो है इस वाले केस में, वर्क डन इज जीरो। तो अगर वर्क डन जीरो है, इसका मतलब क्या आएगा? P डेल्टा V जीरो है, दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम जीरो है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो इसका क्या मतलब है कि वर्क डन जीरो है। ओके, बिकॉज वर्क डन इज प्रेशर इनटू डेल्टा वी। अगर आप एक कांस्टेंट प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और चेंज वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो दैट मीन्स डेल्टा वी जीरो है, ओवरऑल वर्क डन विल बी जीरो। ओके, सो इसका ये कंक्लूजन निकालना है कि अगर मेरा वॉल्यूम चेंज नहीं होता, तो वर्क डन जीरो हो जाता है। एंड उस केस में जो भी इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है, दैट इज इक्वल्स टू हीट प्रोवाइडेड, राइट। तो आप इंटरनल एनर्जी का एक नया डेफिनेशन जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो ध्यान रखना। कई बार क्या करते हैं कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, इसको जो आपने इस केस में खाली लिख दिया ना कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू, इसके सबस्क्रिप्ट में कई बार वी लिखते हैं। इसका सिंपल मतलब होता है कि हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हीट चेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपको समझने के लिए, क्योंकि अगला टॉपिक जब आप एंथैल्पी पढ़ोगे, जिसमें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में फर्क इतना होता है कि जो आपका इंटरनल एनर्जी होता है, दैट इज हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है। एंड जो आपका एंथैल्पी होता है, दैट इज हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, ये फर्क होता है, एक कांस्टेंट प्रेशर पे होता है और एक होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। सो आपसे कोई पूछता है ना डिफरेंस कि इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में क्या डिफरेंस हो, दोनों एनर्जी है, राइट, दोनों एनर्जी है, बट दोनों का कंडीशन अलग होता है। जब आपका एनर्जी चेंज हो बट वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो उस समय सारा का सारा जो आपने हीट दिया, दैट कन्वर्टेड टू योर इंटरनल एनर्जी, एनर्जी चेंज, तो उस केस को आप बोलते हो इंटरनल एनर्जी। लेकिन यही चीज आप कांस्टेंट वॉल्यूम को ना रख के कांस्टेंट प्रेशर पे करोगे, तो उसी चीज को आप एंथैल्पी बोलोगे। तो एंथैल्पी वाले में आपको डिटेल समझाऊंगा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बेसिक होता क्या है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होती है, तो थोड़ी हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझा। एंड देन हमने एग्जांपल के साथ देखा कि किस तरीके से आप आसानी से इसके एक्सप्रेशन को और डेफिनेशन को दोनों को याद रख सकते हो। ओके, देन हमने डेफिनेशन देखा, फिर कुछ क्वेश्चंस करें, एंड देन आपने कुछ एप्लीकेशंस देखे कि फॉर्मूले में एक पर्टिकुलर चीज को जीरो रखूं तो क्या होगा, तो तीन चार केस बनते हैं। एंड लास्ट में हमने ये पढ़ा कि वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ एक्सपेंशन या कंप्रेशन ऑफ वॉल्यूम। आप पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी बोलते हो उसको, और क्योंकि डेल्टा वी जीरो होगा, तभी आप बोलोगे कि वर्क डन जीरो है। तो जो सेकंड एग्जांपल हमने लिया कि वर्क डन अगर जीरो हो जाए, तो वर्क डन जीरो का सिंपल मतलब है कि आई एम नॉट अलाउइंग वॉल्यूम टू एक्सपेंड। तो उस केस में क्या हो रहा है
कि आप इंटरनल एनर्जी को एक नए तरीके से, नए पर्सपेक्टिव से देखते हो कि इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट द हीट चेंज विच हैपेंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। जब मैंने वॉल्यूम को अलाउ नहीं किया चेंज होने का, दैट मीन्स वर्क डन नहीं हुआ। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के चैप्टर एंड आगे के टॉपिक्स के लिए। ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। अगर नहीं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि क्या आपको समझ नहीं आया। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों। बाय बाय।